Ma'am, memorandum of association is the main document of company. It is the principal document and it is also called the charter of the company, constitution of the company. इसमें सारी कंपनी के ऑब्जेक्टिव, राइट्स और पावर डिफाइन होते हैं. अगर इसके अगेंस्ट जाकर हम कुछ काम करते हैं तो उसे हम अल्ट्रा वायर्स बोलते हैं. और अगर इसके मेंबर्स अगर इसके अगेंस्ट जाके कोई काम उसे सही वैलिड भी करना चाहें तो उसे डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर्स कहते हैं. और इसे प्रिंटेड फॉर्म में होना चाहिए और इसके अगेंस्ट हम कोई भी काम नहीं कर सकते जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नहीं डिफाइन हो. ठीक है, क्लाउजेस वगैरह तो डिस्कशन नहीं हुआ था अभी? नो मैम. ओके, लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ. Good morning, ma'am. Good morning. फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ फॉर्मेशन वाला सारा क्लियर था? सारा स्टेजेस? यस मैम. फाइन. ओके, यहाँ से हम लोग को डिस्कशन करना था कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम. तो पहले भी डिस्कशन एक बार रफली हम लोग कर लिए थे कौन कौन सा क्लाउजेस होता है. तो नंबर 1 इज नेम क्लाउज. नेम क्लाउजेस में हम लोगों ने डिस्कशन कैमरा ऑन, संस्कार, संजलि, थ्रू आउट द क्लास कैमरा ऑन चाहिए. ठीक है, तो नंबर 1 इज नेम क्लाउज. नेम क्लाउज का क्या क्या हम लोग ऊपर ही डिस्कशन कर लिए थे इनकॉर्पोरेशन के टाइम में कि नेम के टाइम में हम लोगों के किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा. नेम क्लाउजेस में कंपनी का अगर नाम रखना है तो किन किन बातों का ध्यान रखना होगा. संस्कार. याद नहीं मैम. तो किसी एग्जिस्टिंग कंपनी से रिजेंबल नहीं होना चाहिए. डिस्कशन किए थे हम लोग कि 3 नाम हम लोग को ऑप्शन में देना होता है. मैम आई वाज एब्सेंट था मैम. मैं 2 क्लास. और कोई तो होंगे ना क्लास में प्रेजेंट. कोई भी आंसर नहीं दे सकते क्या? रेज योर हैंड जो आंसर दे सकते हैं. मैम कंपनी का जो नेम है मैम वो बाकी दूसरे कंपनी से किसी से मैच नहीं होना चाहिए. ठीक है. दूसरा हो जाएगा कि मैम इसका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, किसी नेम का कनेक्शन नहीं होना चाहिए किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ. ठीक है. और तीसरा हो जाएगा मैम जिस ये नेम किसी ऑब्जेक्ट मतलब प्राइवेट अगर कंपनी है तो लास्ट में क्या लगना चाहिए? प्राइवेट लिमिटेड. और पब्लिक है तो पब्लिक लिमिटेड. पब्लिक लिमिटेड. यही चीज तो है यहाँ पे दिया हुआ. आप लोग भूल गए क्या? इनकॉर्पोरेशन में देखिए ऊपर स्क्रॉल में करके दिखा रही हूँ. पब्लिक लिमिटेड. यहाँ पे ही हम लोग डिस्कशन किए थे अप्रूवल ऑफ नेम. देखिए इनकॉर्पोरेशन में सबसे फर्स्ट स्टेप था अप्रूवल ऑफ नेम. है यहाँ पे हम लोग डिस्कशन किए थे कि 3 नाम का होना चाहिए. ऑप्शन हम लोग को 3 नाम का देना होता है. हाँ, और इसी जगह हम लोग डिस्कशन किए थे कि ये 3 जो नेम क्लाउज में है उसको मेंशन करना है जो जो दिया हुआ है. तो नंबर 1 तो एक तो सही बताए कि रिजेंबल नहीं करना चाहिए एग्जिस्टिंग कंपनी के साथ, किसी गवर्नमेंट बॉडी के साथ रिजेंबल नहीं करना चाहिए. किधर गया? देखिए फर्स्ट द नेम शुड नाइदर बी आइडेंटिकल विद नॉर क्लोजली रिजेंबल द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी. ठीक है. दूसरा द नेम शुड नॉट कन्वे एनी कनेक्शन विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी. ठीक है. thirdly the name should not be objectionable under the provision of the emblem and name. ठीक है. कोई भी प्रोहिबिटेड नेम
ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। फोर्थली, किसी भी कंपनी के नाम के पीछे कोऑपरेटिव नहीं लगेगा, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा कि वो कंपनी की कोऑपरेटिव है। ठीक है। फिफ्थली, द नेम शुड एंड विद द वर्ड लिमिटेड in case of public company and with the word private limited in case of private company. However, the central government may disallow a company from using these words if the company has been formed for the promotion of art, science. देखिए, ये आर्ट, साइंस, कल्चर, चैरिटेबल, रिलीजन, ये सब जो है ना, इसको हम लोग सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं, कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी। ठीक है, मेमोरेंडम और आर्टिकल के बाद हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनी एक बार देख लेंगे। ये कितने टाइप्स का कंपनी होता है। ओपीसी 2013 में आपको ओपीसी कंपनी भी ऐड किया गया है, पहले ओपीसी का कोई प्रोविजन नहीं था। ये मैं बताई शायद आप लोगों को। यस। 1 पर्सन कंपनी, ये 2013 में ये इसका परमिशन मिला है। ठीक है, इसके अलावा ये जो कंपनी आप देख रहे हैं, गवर्नमेंट इज नॉट अलाउइंग टू यूज दीज वर्ड्स। किसको किसको अलाउ नहीं है? जो आर्ट एंड साइंस, कल्चर, चैरिटी, रिलीजन, ये सब पे से रिलेटेड अगर कंपनी है तो इस कंपनी को हम लोग सेक्शन 8 कंपनी कहते हैं, या कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। ठीक है। और सिक्स्थली, द नेम ऑफ द कंपनी मस्ट बी prominently printed or affixed on the outside of the premises when its business is carried on. नाम बाहर में लगा रहना चाहिए। ठीक है, ये तो हर कंपनी में देखते हैं, ये बाहर में नाम बड़े से बोर्ड में लिखा रहता है। लास्टली, द नेम मस्ट बी engraved on a common seal and official paper. ठीक है, लेटर हेड वगैरह जो देखते हैं हम लोग कि वो इन कॉमन सील क्या है? व्हाट इज कॉमन सील, मनीष? मैम, कॉमन सील एक कंपनी का सिग्नेचर है। हाँ, ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। तो ये चीज वही बता रहा है कि तभी आपका वो ऑथेंटिक माना जाएगा कि नेम के आगे आपका इंग्रेव होना चाहिए कॉमन सील से। और ऑफिशियल पेपर मतलब क्या? वो लेटर हेड पे अगर कुछ भी आपको लिखना है तो लेटर हेड पे आप लिखेंगे, तभी उसको ऑफिशियल माना जाएगा। ठीक है, लाइक इमेज का कोई डॉक्यूमेंट है, ये आप कैसे जानते हैं? ऑब्वियसली लेटर हेड पे लिखा होगा तभी ना। समझ आ रहा है? तो सेम वे कंपनी के साथ भी ऐसा ही है। नेक्स्ट आपका क्लाउज है डोमिसाइल और सिचुएशन क्लाउज। तो सिचुएशन कहने का मतलब है यहाँ पे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है, ठीक है, वो कहाँ सिचुएटेड है, कौन से स्टेट में सिचुएटेड है, ये आपको बताना पड़ेगा। और ये कब तक बताना पड़ेगा? इनकॉर्पोरेशन में ये डिस्कशन किए थे। इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन तक? आफ्टर इनकॉर्पोरेशन के कितने दिन तक आपको ये बता देना होगा कि आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ होगा? मनीषा? यस मैम। कितने दिन तक बता देना होगा कि रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ होगा? दिव्या? मैम रिपीट कीजिएगा। आपका रजिस्ट्रेशन ऑफिस कहाँ होगा, ये सिचुएशन और ये मतलब लोकेशन आपको कितने दिन तक बता देना होगा आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन वाले स्टेजेस में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। 120। 120 डेज के अंदर क्या करना था हम लोगों को? अंडर आई थिंक 120 डेज में अगर आपका शेयर सब्सक्राइब नहीं होता है तो रिफंड कर देना होता है। 90% अगर इशूड शेयर का या इशूड अमाउंट का 90% पूरा नहीं होता है तो हमको 120 डेज के अंदर रिटर्न कर देना होगा, रिफंड कर देना होगा। रजिस्ट्रेशन का हम लोगों को 30 दिन के अंदर नोटिस दे देना है। कैसे स्क्रॉल करके दिखाऊं? ये पीडीएफ नहीं भेजियो ना मैं आप लोगों को? नो मैम, पीडीएफ नहीं। ओके, आई विल सेंड इट टुडे। तो 30 डेज है, यहाँ देखिए मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, द नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, हाउएवर द नोटिस ऑफ सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस मे बी फिल्ड विद इन 30 डेज। ठीक है, 30 दिन के अंदर। ये कहाँ है? नहीं याद कर रहे हैं तो वापस से रिकैप मैं इसलिए स्क्रॉल कर रही हूँ कि याद रहे एग्जामिनेशन में। इनकॉर्पोरेशन में एक ये आंसर आप नहीं दे पाए अप्रूवल ऑफ नेम का, ठीक है, अब आई होप दे पाएंगे। एंड सेकेंड, आपका जो नोटिस है कि सिचुएशन ऑफ अ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी, however the notice of situation of registered company may be filled within 30 days। 30 days of incorporation के विद इन आपको दे देना है कि कहाँ आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। क्लियर है?
Yes, ma'am. ओके, तो प्लीज ये सब इंपॉर्टेंट डेटा वगैरह ये सब थोड़ा याद रखिए, राइट। तो अब देखिए यहाँ क्या है, this clause contains the name of the state in which the company's registered office will be situated. The registered office is the place where all the statutory book and other document of the company are kept. All notices, circular and other correspondence are sent by the registrar to the registered office. जो रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी होते हैं जो भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो सब रजिस्टर्ड ऑफिस पे ही भेजेंगे, ठीक है। दिस क्लाउज आल्सो डिटरमाइंस द जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट फॉर द कंपनी। जुरिसडिक्शन ऑफ द कोर्ट कहने का मतलब जैसे मान लीजिए पटना में सिचुएटेड है तो पटना के जुरिसडिक्शन में जहां आप जो भी कोर्ट आएगा, ठीक है, वहां पे आपको अप्लाई करना है, ठीक है। जैसे पटना हाई कोर्ट है तो मतलब पटना में सिचुएटेड है तो पटना हाई कोर्ट में आप जाकर के अपील कर सकते हैं। तो वही जुरिसडिक्शन मतलब क्या हुआ, आपका एरिया, ठीक है, कहाँ तक होगा, तो ये इसका मतलब है। तो डोमिसाइल और सिचुएशन क्लाउज इज क्लियर। डोमिसाइल और सिचुएशन क्लाउज इज क्लियर क्या? हाँ, यस मैम। यस मैम। Yes, आवाज कट रहा था मैम आपका थोड़ा। अभी ठीक है ना? यस मैम। नंबर ऑफ डेज याद रखिएगा, 30 डेज के अंदर आपको दे देना होगा। 30 डेज ऑफ व्हाट? नोटिस। 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। जैसे इनकॉर्पोरेट हुई आज, ठीक है, तो आज हो गई तो इसके बाद जो 30 डेज है मतलब एक महीने के अंदर अंदर आपको डोमिसाइल वाला बता देना, इंफॉर्मेशन सिचुएशन बता देना है, रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ होगा, ठीक है। चलिए आगे, ऑब्जेक्ट क्लाउज। ऑब्जेक्ट क्लाउज मतलब कंपनी का एग्जिस्टेंस किस चीज के लिए है, ठीक है, तो ये भी आपको सिग्निफाई करना होता है मेमोरेंडम में ही, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाउज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। द मेन ऑब्जेक्ट्स एंड दोज इंसिडेंटल और एंसिलरी टू द मेन ऑब्जेक्ट। मतलब एक तो मेन ऑब्जेक्ट रहेगा ही, इसके अलावा एक सेकेंड ऑप्शन भी देने को बोला जाता है, ठीक है, कि अगर आप ये नहीं कर पाएंगे तो इसके अलावा, या नहीं तो हेल्पिंग क्या होगा, मेन ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग, वो मेन ऑब्जेक्ट को पूरा करने के लिए और क्या ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डिनोट करना है, डिस्क्लोज करना है। और अदर ऑब्जेक्ट विच द कंपनी में परसीव, यानी इसके अलावा और कौन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मोटिव है चलो सीमेंट इंडस्ट्री, ठीक है, तो सीमेंट हर जगह पहुंचाना, ये मान लीजिए रफली की एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है। अदर ऑब्जेक्टिव CSR वगैरह, ठीक है, हमारे लोकेलिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया, अदर ऑब्जेक्टिव हो। सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए हम कुछ अगर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव आपको वहां पे शो करना होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। अब आ जाइए लाइबिलिटी क्लाउज। तो लाइबिलिटी क्लाउज कितने टाइप का लाइबिलिटी, सब रफली लिखते चले जाइए। 3. हाँ 3। पहला कौन सा? मनीषा आप लोग आंसर नहीं दे रहे, कुछ ही लोग तो ऐसे Limited liability. एक मिनट, मनीषा आप लोग से आंसर चाहिए। जो रेगुलर है वो तो दे ही रहे हैं, जो कभी गायब हो रहे हैं उन लोग से आंसर चाहिए। मनीष आप बता पाएंगे? मैम दो जॉन तो लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनलिमिटेड लायबिलिटी, थर्ड याद नहीं है। लिमिटेड बाय शेयर, सॉरी लिमिटेड बाय गारंटी। Limited by guarantee. लिमिटेड बाय शेयर मतलब जितना शेयर का सब्सक्रिप्शन है उतना। लिमिटेड बाय गारंटी मतलब you are promising you are guaranteeing that I will pay this much amount at the time of winding up. और अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि ऑब्वियसली यू नो दैट अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब कि हमारा पर्सनल प्रॉपर्टी तक सेल हो सकता है, सेल हो सकता है। हाँ, तो किस टाइप का लाइबिलिटी है आपकी कंपनी का वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करना होगा, राइट। कैपिटल क्लाउज, अटेंडेंस नहीं बनेगा अगर कैमरा ऑफ रहेगा तो। Ma'am, network issue असली काम. मैम मेरा भी वही हाल है, मेरा नेटवर्क इशू है। तो फिर आंसर चाहिए, जब आंसर पूछा जा रहा है तो आंसर चाहिए, तभी परमिशन है, चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए रख सकते हैं, लेकिन कैमरा ऑफ नहीं रहना चाहिए। वाईफाई लगवाइए क्योंकि यही न्यू नॉर्मल है, ठीक है। अगर बढ़िया प्रोडक्टिविटी चाहिए तो वाईफाई लगवा लीजिए, नहीं तो फिर तो इक्वल होगा, बाकी कॉलेजेस भी नहीं दे रहे हैं ऑनलाइन क्लास, तो आपको मिल भी रहा है तो भी आप वहीं के वहीं रहेंगे। इसलिए थोड़ा इफेक्टिव रखने के लिए, प्रोडक्टिविटी बनाए रखने के लिए थोड़ा वाईफाई वगैरह लगवा लीजिए। कैपिटल क्लाउज की बात करें तो कैपिटल क्लाउज मतलब जैसे मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि ऑथराइज कैपिटल इतना होना चाहिए। ऑथराइज कैपिटल मतलब कि इतना कैपिटल, जैसे फॉर कितना कैपिटल होना चाहिए।
हाँ, जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए हम पब्लिक से ले सकते हैं, रेज कर सकते हैं। ये 10 लाख रुपए क्या है? ऑथराइज कैपिटल है। वो ऑथराइज कैपिटल आप ऐसे नहीं बोल देंगे कि हाँ आज 10 लाख है, कल को हम 11 लाख भी इशू कर सकते हैं, ऐसा होता नहीं है। 10 लाख अगर आप करें तो 10 लाख से ज्यादा जहां आप इशू करेंगे वैसे ही रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आपके पास आ जाए पूछने के लिए। ठीक है, तो इसीलिए आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कैपिटल क्लाउज में आपको मेंशन करना होता है कि ऑथराइज कैपिटल आप कितना रखना चाहते हैं। ठीक है, जो भी अमाउंट आप रखना चाहते हैं। अब ऑथराइज कैपिटल का और क्या क्या नाम है? इसको हम रजिस्टर्ड भी बोलते हैं, ऑथराइज भी बोलते हैं, नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद रखना है, रजिस्टर्ड बोले या ऑथराइज बोले या नॉमिनल बोले। ठीक है, अब ये तो हो गया ऑथराइज कैपिटल, लेकिन ये बाकी और भी टाइप ऑफ शेयर कैपिटल होता है। ये सब चीज क्लियर है आप लोगों को? ये इसमें मेंशन नहीं है लेकिन ये बेसिक है, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल याद है? मैम फिर से बता दीजिएगा कैपिटल क्लाउज। कैपिटल क्लाउज जो आपका ऑथराइज कैपिटल है, ठीक है, कितना आप रखना चाहते हैं। ऑथराइज कैपिटल मतलब आप पब्लिक से कितना पैसा रेज करना चाहते हैं, वो लिमिटेशन कि उससे ज्यादा आप नहीं रेज कर पाएंगे, उसको हम लोग ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। तो वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में आपको मेंशन करना पड़ता है कि कितना ऑथराइज कैपिटल होगा। समझ आया? मैम जितना हम पब्लिक लेते हैं उतना देना भी उनको पड़ेगा बाद में। अरे नहीं भाई, शेयर आप इशू करते हैं ना। समझ गया। क्या समझे? आपके समझने में डाउट मतलब आता, क्या समझे पहले बताइए। मैम जितना पहले जो शेयर इशू करते हैं तो उतना ही लेना चाहिए, क्योंकि उससे ज्यादा हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हम उतना ही ऑथराइज कर रहे हैं ना। हाँ, पब्लिक से कैपिटल रेज करने का हमको ऑथराइजेशन लेना पड़ता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, उसको हम लोग ऑथराइज कैपिटल कहते हैं। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि कितने टाइप का शेयर कैपिटल है, क्या ये आप लोगों को क्लियर है? टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, ऑथराइज के बाद और क्या होता है? ऑथराइज एक तो हो गया ऑथराइज शेयर कैपिटल, उसके बाद इशूड शेयर कैपिटल। हाँ, क्या होता है इशूड शेयर कैपिटल? ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो कंपनी इशू करता है। हाँ, जो कंपनी, अब जैसे मान लीजिए मेरे पास अच्छा खासा स्टॉक है खाने पीने का, ठीक है, तो सब हम एक दिन, मान लीजिए 4-5 दिन का हम बना करके रखें इकट्ठा, राइट, तो 4-5 दिन का एक दिन में तो नहीं खा लेंगे, अपने जरूरत के हिसाब से खाएंगे। तो सेम चीज है आपका इशूड, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है रिलेटेड, उनको मैं बता रही हूँ। तो ऑथराइज कैपिटल का वो पार्ट जो आप पब्लिक को इशू करते हैं लेने के लिए, जैसे मान लीजिए 10 लाख ऑथराइज अगर है आपका शेयर कैपिटल, तो मान लीजिए हम 5 लाख का जरूरत है, 5 लाख इशू किए, ठीक है, 5 लाख ही हम इशू किए पब्लिक के पास कि आप खरीदिए इतना अमाउंट या इतने का जरूरत है। अब इतना अमाउंट हम सब्सक्राइब करने के लिए, इतना अमाउंट हम इशू किए, अब क्या सारा का सारा चाहिए होगा तुरंत क्या? तो जो अमाउंट हमको तुरंत चाहिए उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, ठीक है। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल मतलब कि इतना हम इशू किए, लेकिन अभी इंस्टेंटली कितना चाहिए, तो जो हम बोल रहे हैं कि इतना आप खरीदिए, जैसे मान लीजिए 5 लाख। आवाज कट रहा है इधर तो वाईफाई है भाई, क्यों कट रहा है? ठीक है, बाकी सबको भी सुनाई दे रहा है कि नहीं? अब ठीक है मैम। ठीक है, तो जितना अमाउंट, हाँ, जितना अमाउंट हम मंगवाएंगे उसको कॉल्ड अप। अब जितना कॉल्ड अप है, जैसे मान लीजिए 2 लाख अगर हम कॉल्ड अप किए, तो क्या 2 लाख का 2 लाख पब्लिक खरीद ले? जरूरी नहीं है। तो जितना पब्लिक खरीदती है उसको हम लोग कहते हैं पेड अप शेयर कैपिटल। ठीक है, तो ये सब शेयर कैपिटल थोड़ा बेसिक है इसका, मेमोरेंडम में बस हम यहाँ पे यही शो कर रहे हैं ऑथराइज शेयर कैपिटल, राइट? क्लियर है? ये सब थोड़ा बेसिक था, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए ये बेसिक जरूरी है। तो ये ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको सिग्निफाई करना होता है कितना होगा, ठीक है। अब आते हैं एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लाउज। सब्सक्रिप्शन क्लाउज कहने का मतलब कितना शेयर को सब्सक्राइब करना है, वो चीज आपको यहाँ पे शो करना होगा। दिस क्लाउज रीड, वी द सेवरल पर्सन whose names and addresses are submitted are desirous of being formed into a company in accordance with the memorandum of association, and we undertake to take the number of shares in the capital of the company mentioned opposite our respective name. This declaration must be signed by at least 7 persons
in case of public company and 2% in case of private company. Each subscriber to the memorandum must take at least 1 share. याद है इनकॉर्पोरेशन में डायरेक्टर्स को अंडरटेकिंग देना पड़ता था, कितना शेयर आप खरीद रहे हैं, याद है कितना शेयर आप खरीद रहे हैं, सारे डायरेक्टर को देना पड़ता था डिक्लेरेशन में। तो वही चीज है आपका कि यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू सब्सक्रिप्शन क्लाउज ये मेंशन्ड है कि सारे डायरेक्टर को ये दिखाना, ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, ठीक है, कितना शेयर सब्सक्राइब, कितने मेंबर किए हैं, कितने डायरेक्टर्स किए हैं, ठीक है। तो इतना ही था आपका 6 क्लाउजेस ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब 2013 की बात करें, ये तो हो गया आपका 19। 2013 में एक और इसमें ऐड किया गया है, दैट इज आपका नॉमिनी क्लाउज। बाकी कंपनी में यानी पब्लिक कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नॉमिनी क्लाउज का प्रोविजन नहीं है, लेकिन ओपीसी में नॉमिनी क्लाउज का प्रोविजन है। लेकिन ये तो इन जनरल बनाया गया है ना, सारी कंपनी के लिए बनाया गया, तो इन जनरल इसमें मेंशन नहीं किया गया। लेकिन ओपीसी में आपको ये शो करना पड़ेगा एक नॉमिनी क्लाउज कि आप किसको नॉमिनी रखेंगे। ओपीसी मतलब क्या, 1% कंपनी, 1% भी अपना कंपनी खोल सकता है, तो वो उसको भी मेमोरेंडम बनाना है, ठीक है, उनको बाहर, उनको छूट नहीं दिया गया है मेमोरेंडम बनाने से, अंडरस्टूड। प्राइवेट पब्लिक को बनाना तो बनाना है ही, इसके अलावा ओपीसी को भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये एकदम मस्ट डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी डॉक्यूमेंट और एकदम कंपलसरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो उसमें एडिशन क्या हो जाएगा क्लाउज में, नॉमिनी क्लाउज, क्लियर? यस मैम। अब आगे बात करते हैं अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम की। अब मान लीजिए जो मेमोरेंडम हम शो किए हैं वो एकदम डिक्टो वैसा ही मेमोरेंडम हो, आगे फर्दर जरूरत के अकॉर्डिंग चेंज ना हो, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो थोड़ा बहुत अल्टरेशन का प्रोविजन है इसमें, लेकिन ये आप इंश्योर करिए कि मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तो थोड़ा बहुत आप कंसेंट लेकर के अल्टर कर सकते हैं, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको रिटन अप्रूवल लेना पड़ता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना इज नॉट एन इजी टास्क, इसीलिए इसको माना गया है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो भी आप बनाइए केयरफुली बनाइए, क्योंकि अल्टरेशन करना डिफिकल्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए एक ही क्वेश्चन में आपको चेक करना है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की अंडरस्टैंडिंग, तो डिफरेंशिएशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो आपके लिए बेहतर होगा कि एक बेसिस ऑफ डिफरेंस 3 टेबल बना लीजिएगा, बेसिस ऑफ डिफरेंस और आपका एमओए और एओए, राइट, और उसमें आप लोग डिफरेंशिएशन करके लिख लीजिएगा, समझ आया? जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव क्या देख रहे हैं हम लोग, मेमोरेंडम का ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर्स को डिफाइन करना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करना, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी को डिफाइन करना, और इधर एओए का क्या ऑब्जेक्टिव है, रूल्स एंड रेगुलेशन को डिफाइन करना, है ना। तो इसी तरीके से बेसिस ऑफ कंपेयर, अब जैसे अल्टरेशन की हम लोग बात कर रहे थे, तो अल्टरेशन आप लिख देंगे बेसिस ऑफ डिफरेंस में, ठीक है, और इधर आप लिख देंगे मेमोरेंडम की तरफ कि इट इज डिफिकल्ट टू अल्टर, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आप लिख देंगे कंपैरेटिवली इजी टू अल्टर, ठीक है। इसी तरीके से आपको शो करना है, इसको कहते हैं मेमोरेंडम को कहते हैं क्या, चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, और इसको कहते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को कहते हैं बाय लॉज ऑफ द कंपनी। तो जो मैं बता रही हूँ याद रहेगा क्या सुयस? पेन वगैरह चल नहीं रहा है? लिख रहा हूँ मैम। ऐसा है क्या? क्या अभी डिस्कशन हुआ? मैं एक एक लाइन जो बोल रही हूँ इम्पोर्टेंट है। क्या क्या अभी डिस्कशन हुआ सुयस बताइए। मैम की आर्टिकल एसोसिएशन को बायलॉज बोलते हैं ऑफ द कंपनी, एंड एमओए को प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट बोलते हैं, चार्टर्ड ऑफ द कंपनी, चार्टर, यस मैम। और नहीं लिखने पे ही होता है, 3 की जगह पे 1 याद रहता है, ठीक है। इसलिए शुरू से बोल रही हैं एक्टिव लिसनिंग के लिए पेन चलाइए, पेन चलाइए, आपका एग्जाम है, आपको प्रेशर फील होना चाहिए। ऑब्वियसली प्रेशर लेने में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन कम से कम टाइम वेस्ट ना हो, इस 1 घंटा में ही प्रिपरेशन हो जाए एग्जाम का, अलग से टाइम ना देना पड़े, इसके लिए जरूरी है थोड़ा एक्टिव लिसनिंग, नहीं तो फिर अलग से टाइम दीजिए, कुछ याद रहेगा कुछ छूट जाएगा। आगे चलते हैं। तो वही मैं बोल रही थी कि इस तरीके से बेसिस बना लीजिएगा, ऑलराइट। अब अल्टरेशन किसकी बात हो रही थी? अल्टरेशन शुरू नहीं किए थे, अब अल्टरेशन की बात कर रहे हैं।
नेम क्लाउज को अल्टर करना होगा तो क्या क्या प्रोविजन है, कैसे अल्टर कर सकते हैं? तो पहले, इफ द नेम रजिस्टर्ड इज आइडेंटिकल विद और सिमिलर टू द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग कंपनी by passing an ordinary resolution or obtaining written approval of the central government. ठीक है, अगर आपका रिजेंबल कर रहा है, बाय चांस वो नाम आपका रखा गया है, तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कहने का मतलब कि 50% वोटिंग से आप अपना जो नेम क्लाउज है वो आप चेंज कर सकते हैं, नेम ऑफ द कंपनी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, दो टर्म होता है यहाँ पे, एक होगा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक होगा स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, इसी दो प्रोविजन से ही अल्टरेशन हो सकता है। तो ऑर्डिनरी, नाम ही बता रहा है ऑर्डिनरी, यानी 50% से अधिक अगर वोटिंग हो गया तो आप चेंज कर सकते हैं। और अब स्पेशल रेजोल्यूशन का क्या मतलब है, इसमें हमको 2/3 चाहिए, मतलब 75% अप्रूवल होना चाहिए। जस्ट 51% अगर हो तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यहाँ पे 2/3 का आपका एक्सेप्टेंस होना चाहिए, 2/3 ऑफ द मेंबर का कंसेंट होना चाहिए, यानी 75% कम से कम पीपल अग्री होने चाहिए उस बात को लेकर के। ठीक है, वो रिटर्न कंसेंट होना चाहिए। ठीक है, सबका रिटर्न कंसेंट यहाँ पे चाहिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आइडेंटिकल है तो आप ऑर्डिनरी, तो बस आपको इसमें याद क्या रखना है वो मैं बता दूं कि आप बस इतना लिखेंगे कीवर्ड्स, अभी लास्ट मोमेंट में आपको कीवर्ड्स ही फटाफट लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कीवर्ड क्या क्या है कि अगर नेम आइडेंटिकल है तो किसके थ्रू चेंज कर सकते हैं, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा and obtain the written consent of the central government in other cases, यानी अगर आइडेंटिकल नहीं है तो अदर केसेस मतलब क्या, कोऑपरेटिव रख दिए या किसी कोई प्रोहिबिटेड नेम रख दिए। वो 6 कंडीशन पढ़े थे ना नेम क्लाउज में, 6 कंडीशन पढ़े थे नेम क्लाउज में, तो उसमें से एक अगर आपका आइडेंटिकल नेम हो गया तो फिर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, इसके अलावा जितना केस हो गया तो उस केस में हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, पहले की अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं है उतनी, तो पीडीएफ में आज भेज देती हूँ। एक्चुअल में ये पूरा मॉड्यूल ही है बीबीएम का, तो आप पेज नंबर 130 के अराउंड ये है, तो इसी के अराउंड स्क्रॉल करिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, मैं कंप्लीट मॉड्यूल ही भेज दे रही हूँ। नेक्स्ट, नेम क्लाउज का अल्टरेशन हो गया। अब डोमिसाइल क्लाउज की बात करें। डोमिसाइल क्लाउज में क्या डिस्कशन करते थे दिव्या, किस चीज के लिए होता है डोमिसाइल क्लाउज? हमें याद नहीं है, ये तो अभी बताया गया है। like migration. क्या Ma'am, it seems like migration. रजिस्ट्रेशन ऑफिस का कौन सा स्टेट होगा, वो डोमिसाइल क्लाउज करना होता है। गुड, वो तो स्टेट होगा मैम, अगर शिफ्ट करेगा अदर किसी पर्टिकुलर स्टेट से अदर स्टेट में, दोनों स्टेट इसमें पास कर सकते हैं। हाँ, तो उस टाइम में कौन सा रेजोल्यूशन होगा, स्पेशल रेजोल्यूशन। बट यही दो चीज आपको याद रखना है, स्पेशल है या ऑर्डिनरी है। ठीक है, तो अगर वन स्टेट टू अनदर स्टेट करना होगा तो स्पेशल रेजोल्यूशन। फिर इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन टाउन टू अनदर इन द सेम स्टेट, तो बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। ठीक है, एक ही स्टेट में एक टाउन से दूसरे टाउन में जाना है। ठीक है, तो स्पेशल रेजोल्यूशन। और इफ द ऑफिस इज टू बी शिफ्टेड फ्रॉम वन लोकेलिटी टू अनदर in the same town by passing ordinary resolution। ठीक है, तो सबसे छोटा तो यही हुआ ना कि हम एक ही लोकेलिटी में शिफ्ट कर रहे हैं, टाउन पटना ही है लेकिन एक लोकेलिटी से दूसरे, मतलब दानापुर से हम शिफ्ट कर रहे हैं, चलो बोरिंग रोड। ठीक है, मैम अगर स्टेट चेंज करेंगे तब वो स्पेशल रेजोल्यूशन होगा ना? क्या चीज, स्टेट चेंज करे या टाउन चेंज करे, दोनों में स्पेशल रेजोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, और अगर लोकेलिटी चेंज कर रहे हैं तो ऑर्डिनरी। ये तो शॉर्ट की नोट बना लीजिए, कंटेंट आप सेंटेंस तो खुद से फ्रेम कर ही लीजिएगा। ये सब याद रखने वाली चीज है, कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए फटाफट खाली चेंजिंग ऑफ स्टेट ऑब्लिक दे करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, हाइफन दे करके कि स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर वन टाउन टू अनदर तो स्पेशल रेजोल्यूशन, और इधर आपका लोकेलिटी तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। शॉर्टकट में जितना लिख सकते हैं उतना बेहतर है लास्ट मोमेंट पे। फिर ऑब्जेक्ट अगर हमको चेंज करना है तो ऑब्जेक्ट मतलब कंपनी का ऑब्जेक्ट ही चेंज कर रहे हैं तो ये थोड़ी बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि आपके ऑब्जेक्ट को ही देख करके आपको पब्लिक से पैसा मिला है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर आपको चेंज करना है, द ऑब्जेक्शन इफ एनी ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी हैव बीन ऑब्टेन्ड, अगर मतलब आपको परमिशन लेना पड़ेगा अगर आप ऑब्जेक्ट क्लाउज चेंज करना चाहते हैं तो। देखिए, इन ऑर्डर टू अल्टर इट्स ऑब्जेक्ट क्लाउज अ कंपनी मस्ट पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑब्टेन द परमिशन ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड। यहाँ पे स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास करना ही है, प्लस कंपनी लॉ बोर्ड से भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, द कंपनी लॉ बोर्ड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन,
बिफोर ग्रांटिंग परमिशन। सबसे पहले कि कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है किसी को। द ऑब्जेक्शंस इफ एनी ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी हैव बीन ऑब्टेन्ड। अगर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास कोई ऑब्जेक्शन आया है तो वो डिस्क्लोज करना होगा। सेकेंड, sufficient notice has been given to every creditor and other person whose interest may be affected by the proposed alteration। अभी ये sufficient notice मतलब आपको पहले एडवर्टीजमेंट में निकालना पड़ेगा कि आई एम चेंजिंग दिस क्लाउज, ठीक है। प्रॉपर एडवर्टीजमेंट, प्रॉपर टाइम लिमिट आपको देना जरूरी है। नेक्स्ट, विद रिस्पेक्ट टू ईच क्रेडिटर either his consent has been obtained or his debt has been discharged। मतलब अगर इन केस किसी का पैसा वगैरह उधारी है तो वो आपको क्लियर करना होगा, तभी आप ऑब्जेक्ट क्लाउज वगैरह चेंज कर सकते हैं। फिर एन अल्टरेशन इन द ऑब्जेक्ट क्लाउज इज परमिसिबल इफ इट इज नेसेसरी टू इनेबल द कंपनी टू कैरी ऑन इट्स बिजनेस मोर इकोनॉमिकली एंड एफिशिएंटली। ऑब्जेक्ट क्लाउज हम इसलिए चेंज कर रहे हैं ताकि कंपनी का और बेहतर प्रोग्रेस हो, ठीक है, इकोनॉमिकली भी बेहतर हो और ज्यादा इफिशिएंट हो, तो आराम से परमिशन मिल जाएगा। टू इनलार्ज द एरिया ऑफ इट्स ऑपरेशन, अपने ऑपरेशन को और बड़ा करना है, ठीक है। और टू कैरी ऑन सम अदर बिजनेस विच कैन बी प्रॉफिटेबल कंबाइंड विद एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। आज हम रिटेल में काम कर रहे थे और अब हम क्लोथ का भी शॉप खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। क्लोथ इंडस्ट्री में भी हमको एंटर करना है, तो दैट इज प्रॉफिटेबल वन, ठीक है। तो उस केस में हम लोग परमिशन लेंगे। टू अमलगमेट विथ एनी अदर कंपनी और एसोसिएशन, अगर हमको किसी और कंपनी के साथ मर्ज करना है, ठीक है, उस केस में टू अटेन इट्स मेन पर्पस फॉर न्यू और इम्प्रूव्ड मीन, अगर मेन पर्पस हम लोगों को अकम्प्लिश करना है या उससे बेहतर थोड़ा करना है तो। टू रिस्ट्रिक्ट और अबंडन एनी ऑफ द ऑब्जेक्ट स्पेसिफाइड इन द मेमोरेंडम, मेमोरेंडम में अगर कोई ऑब्जेक्ट को अगर हमको रिस्ट्रिक्ट करना इन द सेंस या कुछ छोड़ना है तो वो भी आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। टू सेल और डिस्पोज द होल और अ पार्ट ऑफ कंपनीज प्रॉपर्टी, किसी कंपनी का के प्रॉपर्टी का कोई सर्टेन पार्ट अगर आपको सेल करना है या डिस्पोज करना है, ठीक है, तो इन सारे केस में आपको शो करना पड़ेगा, यानी रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को पहले देना पड़ेगा, तभी आप लोगों को परमिशन मिल सकता है। तो ये था अल्टरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लाउज। अब नेक्स्ट इज लाइबिलिटी क्लाउज की बात करें तो इफ अ कंपनी वांट्स टू मेक एन अल्टरेशन व्हिच इंपोजेस एनी एडिशनल लाइबिलिटी ऑन इट्स मेंबर, इट मस्ट पास एन अनएनिमस रिजोल्यूशन, है इसको यूनानिमस बोलेंगे। यूनानिमस रिजोल्यूशन कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर 100 मेंबर हैं तो 100 के 100 मेंबर का ही सहमति होना चाहिए। यहाँ पे 75% और 50% काम नहीं आया, समझ आया, यानी थर्ड रिजोल्यूशन है यहाँ पे। थर्ड रिजोल्यूशन यानी पहला था स्पेशल, दूसरा था ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी में 50%, स्पेशल रेजोल्यूशन में 75%, मतलब 100% सहमति, सबका कंसेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ एक भी राजी नहीं है तो उस केस में लायबिलिटी क्लाउज चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो इफ अ कंपनी वांट टू मेक एन अल्टरेशन व्हिच इंपोजेस एनी एडिशनल लायबिलिटी ऑन इट्स मेंबर, मैम लेकिन बॉडी नेट तो ज्यादा 99 लोग एग्री, अगर एक एग्री है तो भी उससे नहीं हो सकता है। नहीं, यूनानिमस का मतलब ही होता है सब लोगों की सहमति, ठीक है। यूनानिमस मतलब हुआ कि आप उसको चेंज करिए, जो एक मेंबर हैं ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो कन्विंस हो ही जाएंगे, जब 99 मेंबर अगर सहमत हैं तो इसीलिए एक को तो कन्विंस कर ही लेंगे, और एक के बैक ऑफ द माइंड चल ही जाएगा कि इन्हीं के साथ काम करना है, तो ऑब्वियसली चलो ठीक है फ्लो में चल देते हैं, अंडरस्टूड। तो जनरली ऐसा होता नहीं कि 99 लोग राजी हैं और एक राजी नहीं हो, उनको कन्वर्ट कर लिया जाएगा। यूनानिमस मतलब बस जान लीजिए कि सबकी सहमति होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमको सबका कंसेंट चाहिए, तभी लायबिलिटी क्लाउज चेंज कर सकते हैं। तो लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑटोमेटिकली बिकम अनलिमिटेड इफ देयर मेंबर इज रिड्यूस्ड बिलो 7 इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी एंड बिलो 2 इन प्राइवेट कंपनी, ठीक है। यानी ये तो जो चेंज करना है वो तो अलग बात है ही, प्लस अगर आपका जो मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर है उससे अगर कम होता है तो ऑटोमेटिकली वो अनलिमिटेड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। अब बात करते हैं कैपिटल क्लाउज की। कैपिटल क्लाउज में भी आपको अप्रूवल लेना होगा कंपनी लॉ बोर्ड का, ठीक है। कैपिटल क्लाउज भी अगेन अगर ऑथराइज कैपिटल जो आपका है उससे अगर आपको लिमिटेशन बढ़ाना है तो अगेन ये भी कनेक्शन है आपका पब्लिक से पैसा रेज करेंगे तो अगेन आप पब्लिक के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए ऑब्वियसली थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉ का एंट्रेंस होगा ही, ठीक है। तो एक तो स्पेशल रेजोल्यूशन है ही, प्लस अप्रूवल ऑफ कंपनी लॉ बोर्ड, राइट। उसके बाद इन केस कैपिटल इज टू बी रिड्यूस्ड द परमिशन ऑफ द कोर्ट इज आल्सो रिक्वायर्ड।
The court may direct the company must write the word reduce after its name and also official document. Right? ये सब आपको दिखाना होगा कैपिटल क्लाउज अगर अल्टर करना है तो ये था आपका अल्टरेशन। जितना भी है मैं आज भेज दे रही हूँ, एक बार गो थ्रू हो जाइए अल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम तक, ठीक है। आर्टिकल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास से। आप लोगों की जो भी है पढ़े नहीं है या रिवीजन रिक्वायर्ड है तो थोड़ा बहुत गो थ्रू हो जाइए।